हेलो गाइस, आज हम लोग के साथ है सुरजीत जिनको बीआरओ डिपार्टमेंट में। ओके, सो गाइस वेलकम सुरजीत एंड थैंक यू सुरजीत फॉर गिविंग अस योर टाइम। On the occasion of Republic Day, PW has come with limited offers starting with 24th of January for all AJE batches. So hurry up and grab the offers. RRB ALP 2024 बैच फॉर CBT 1 एंड 2 वो मिलेगा आपको 899 का। फतेह बैच SSC बैच फॉर CBT 1 एंड 2 वो मिलेगा आपको 1999 का। RRB जेई फाउंडेशन बैच फॉर सी मैकेनिकल इसी वो मिलेगा वो 2499 का। चाणक्य AJE VOD बैच वो आपको मिलेगा 1999 का। अशोका बैच सी वो मिलेगा आपको 2499 का। SSC जेई टेस्ट सीरीज फॉर CE मैकेनिकल एंड EC वो मिलेगा 299 का। बैच ऑफरिंग्स आर SSC JEE, RRB JEE, DDA JEE, NHPC, UPPCL, DSSB, DFCCL, UPPSC, MPPSC, RSM, SSB, JSSC JEE, UPRVNL, BARC, HPCL, ISRO, all state AJE exam and PSU aspirants. Based on new exam pattern and syllabus, lecture will be delivered in English language. Class notes, DPP and DPP solution will be provided. Chapter wise short notes will be provided. Weekly test, subject wise test plus mock test will also be provided. Live lecture by India's best faculty on PW app. Extra doubt classes will be provided after the completion of respective subjects. Class notes will be provided. The doubt engine will be there for solving the queries. Also, PW is providing AJ Khazana batch for C Mechanical Electrical at just 999, in which you get a recorded lecture by India's best faculty on PW. DPP and DPP solution will be provided in bilingual language. अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं RIS 250 तो आपको इंस्टेंट 250 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा ऑन PW ऐप। सुरजीत, हाउ आर यू? I'm very fine, ma'am. How are you, ma'am? आई एम गुड। तो अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं, कैसे आपने ये सब स्टार्ट किया? मैं वेस्ट बंगाल से हूँ और टू बी वेरी स्पेसिफिक कोलकाता से हूँ। मैंने स्टार्ट किया 2020 में 5 जनवरी में, मतलब थोड़ा ड्रामेटिक सुनने को लग सकता है, लेकिन हाँ, वही बात है। तो शुरू किया, कुछ दिन प्रोक्रास्टिनेट कर रहा था दिसंबर में 2019 में, तो सीधा 5 जनवरी से स्टार्ट किया। और मैंने एक स्टेट का एग्ज़ाम टारगेट किया था, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एग्ज़ाम होता है, वो 3-4 महीने में था। बहुत ही अनरियलिस्टिक गोल था, फिर भी उसको चेज़ किया। कुछ नहीं हो पाया, सो बहुत नेचुरल है। तो उस वहाँ से ही मतलब थोड़ा जिद पैदा हो गया कि कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, मतलब अच्छा मार्क्स आए थे वहाँ भी। तो ऐसे-ऐसे करते हुए 2021 आ गया और मैं एक ऑफलाइन कोचिंग जॉइन किया, तो शुभजीत सर का। तो वो तो मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है, शुभजीत सर मेरी लाइफ में, मतलब उन्हीं से ही मैं सीखा हूँ कि कैसे कोई अच्छा नोट कैसे पढ़ा जाता है, कोई बड़ा नोट कैसे पढ़ा जाता है, कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट को कैसे ग्रैब किया जाता है। तो वहाँ पे मैं बिगिनर ही था तभी। लेकिन ऐसे-ऐसे करके आगे बढ़ता गया और उसने एक बात बताया था मुझे सर ने कि तुम्हारा जो कॉम्पिटिशन है पूरी देश या पूरी स्टेट में नहीं है, तुम्हारा कॉम्पिटिशन सिर्फ बैच में ही है। तुम बैच में अच्छा मार्क्स ले आओ और बाकी सब सीधा हो जाएगा अपने आप। तो मेरा मेरा एक ही मकसद था उसी दिन से कि बस बैच में अच्छे मार्क्स आ जाए, किसी भी तरीके से भी। मतलब अगर 30-40 लोगों का हमारा बैच हुआ करता था, उसमें अगर टॉप 5 या टॉप 3 में आ जाए तो बहुत अचीवमेंट मान सकता था वो मैं। और वो आता भी था। मेरे बहुत काबिल दोस्त था वो, मतलब बहुत ही अच्छा कॉम्पिटिशन था, हेल्दी कॉम्पिटिशन था वहाँ, तो अच्छा लगता था और ऐसे-ऐसे करके आगे बढ़ता गया। फिर एक कोरोना का पीरियड आ गया, वहाँ पे तो ऑफलाइन कोचिंग छोड़ना पड़ा मुझको। फिर मैं ऑनलाइन में एक प्लेटफ़ॉर्म हुआ करता था तब ग्रेडअप, तो वहाँ पे अंसारी सर नाम का एक सर से मुझे मुलाकात हुआ। तो उनसे बहुत सारा कुछ सीखने को मिला तभी, मतलब सॉर्म, सर्वे, सॉइल, ऐसे-ऐसे कुछ अच्छा-अच्छा टॉपिक्स मैंने अंसारी सर से सीखा और बहुत ज़्यादा मदद मिला उससे। तो ऐसे-ऐसे करते 2022 आ गया और एक टाइम ऐसा आ गया कि मतलब एफर्ट तो मार रहा था, लेकिन कुछ काम हो नहीं रहा था उस वक़्त। मतलब एफर्ट आ रहा है, काम नहीं हो रहा है, बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन था वो। तो मैंने और मेरे एक दोस्त, दोनों ही हम कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन में हैं। दोनों मिलकर सोचा कि सिविल छोड़ देंगे, अभी कुछ नहीं होने वाला है इस फ़ील्ड में, डेड फ़ील्ड है, ऐसे कुछ लग रहा था तभी। हमने प्रोग्रामिंग भी सीखने की कोशिश की, लेकिन फिर जाके खींच ही लिया सिविल अपनी तरफ हमको और फिर से प्रिपरेशन शुरू किया हमने 2022 एसएससी के लिए। हमारे स्टेट में भी एक एग्ज़ाम है, मतलब उसको ही फ़ोकस करके प्रिपरेशन शुरू किया था जब पहले किया था। लेकिन सोचा कि अगर स्टेट में एग्ज़ाम नहीं आ रहा है और एसएससी तो हर साल आता है, तो क्यों नहीं एसएससी के लिए बहुत सीरियसली पढ़ा जाए, मतलब सारे दिल-ओ-जान से फिर कोशिश करना शुरू कर दिया। फिर ऐसे-ऐसे करते-करते तो एसएससी के प्री निकल गया 2022 का और तब बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला कि अच्छा, अगर कोई प्री निकल सकता है तो शायद और किसी एग्ज़ाम का भी प्री निकल जाए, ऐसे-ऐसे करके कभी मेंस भी निकल जाएगा। कुछ भी हो, फिर मेंस में मैं रुक गया, मतलब 2022 एसएससी 2022 में मैं मेंस में फेल हो गया। फिर स्टेट का भी एग्ज़ाम हुआ, वो अभी अच्छे खासी, मतलब कुछ रिज़ल्ट हुआ, अभी पता नहीं उसका इंटरव्यू अभी बाकी है। और अभी एसएससी 2023 को जब दिया था, तब मतलब बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन था और कॉन्फिडेंस भी था। पहले से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। टेस्ट सीरीज़ में भी अच्छा मार्क्स आ रहा था। ऐसे-ऐसे करते मतलब ग्रोथ विज़िबल हो गया था तभी। अब अगर किसी की भी अगर ग्रोथ विज़िबल हो जाए ना, तो वो बात बहुत बड़ी बात होती है। तो अच्छा मार्क्स आना शुरू हुआ और ऐसे-ऐसे करते एसएससी 2023 का प्री भी निकल गया और मेरा प्री में मार्क्स था कुछ 129 मार्क्स था मेरा प्री में। और मेंस में भी मतलब अच्छा खासा मार्क्स, मतलब कुछ हुआ, 202 के बराबर मार्क्स हुआ मुझे और देखा कि बीआरओ में अलॉटेड हो गया, तो वो तो बहुत ही अच्छा लगा फिर। तो आपने बीआरओ ज्वाइन कर लिया या फिर अभी आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? अ, अभी तो मतलब वो जो जॉइनिंग लेटर है वो आया नहीं है अभी तक, वो तो थोड़ा टाइम लेता है, अभी तो बस फाइनल मेरिट लिस्ट आउट हुआ है और अभी तैयारी चालू है और भी स्टेट का जो असिस्टेंट इंजीनियर लेवल का एग्ज़ाम है, सामने आरआरबी सीनियर सेक्शन इंजीनियर भी शायद आने वाला है, तो ऐसे कुछ प्रिपरेशन कर रहा हूँ इन सब के लिए। आप मतलब कि आप बीआरओ को एज़ ए साइड में रख के चल रहे हैं और आगे की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, 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 हाँ।
नाइस। तो मतलब आप हम लोग को गाइड कर पाएँगे क्या कि मतलब आपने क्या स्ट्रैटेजी इसके लिए फ़ॉलो की? तो आप उसको बता पाएँ तो अच्छा रहेगा हम लोग के लिए। स्ट्रैटेजी मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं था स्ट्रैटेजी मतलब ऐसे क्या बताऊँ अभी जो टॉपर लोग कहते थे वो कंसिस्टेंसी ऐसे कुछ हो तो मुझे मतलब याद नहीं आ रहा है अभी इतना कुछ स्ट्रैटेजी के बारे में। लेकिन हाँ, ये बात है कि आपको रोज़ बैठना पड़ेगा। आपको रोज़ बैठना पड़ेगा और कागज़ में भी कोरे कागज़ में भी अगर आप कुछ लिखते जाओगे कि हाँ, मुझे इतनी टाइम पे इतने खत्म करना है, वो ना कर पाओ, वो अलग बात है कि तुम कहीं भी अपने रूटीन को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हो। बहुत लंबा रूटीन है, बड़ा रूटीन। लेकिन आपका जो कोशिश है ना उसको फुलफ़िल करने के लिए वो बहुत है। एवरी एफर्ट काउंट्स। तो आप छोटे-छोटे करके आगे बढ़ता जा दिया जाइए और हो जाएगा काम, जैसे-जैसे आप आगे बढ़ेंगे। हाँ, डिमोटिवेटेड तो बहुत टाइम फ़ील होता है, लेकिन वही बात है कि डिमोटिवेशन तो कभी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं बन सकता ना, वो शायद दुःख दे दे आपको लेकिन वो बाधा नहीं बनना चाहिए आपकी ज़िंदगी में। तो आपका टेक्निकल अच्छा था या नॉन टेक ज़्यादा अच्छा था? ऑब्वियसली टेक्निकल नॉन-टेक से मुझे डर लगता था, अभी भी लगता है मुझे नॉन-टेक से डर। तो आपने टेक्निकल की प्रिपरेशन कहाँ से की? टेक्निकल की प्रिपरेशन मैंने बहुत जगह से की, मतलब ऐसी कोई फ़िक्स्ड जगह नहीं था। शुभजीत सर से भी मैंने बहुत कुछ सीखा। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा तो शुभजीत सर से ही सीखा और आंसरी सर से सीखा। फिर मैंने जसपाल सर, विवेक सर को भी थोड़ा बहुत फ़ॉलो करता रहता था। संदीप जानी सर की भी फ़ॉलो किया। लेकिन सबसे ज़्यादा जिनसे सीखा वो है शुभजीत सर, आंसरी सर और फिर मैं मेंस के लिए मास्टर लर्नर्स का बैच भी लिया था। उससे भी बहुत कुछ सीखा। ऐसे नहीं कि एक ही सोर्स से मैं सब कुछ सीख गया था। बहुत सारे जगह से सीखा था। तो आप ऑनलाइन प्रेफ़र करते थे या ऑफ़लाइन? ये बात कहना थोड़ा टफ है मेरे लिए क्योंकि मैंने मतलब जो कुछ सीखा है बहुत ज़्यादा ऑफ़लाइन से भी सीखा है शुभजीत सर से और ऑनलाइन से भी बहुत ज़्यादा सीखा है। मतलब ऐसे में तो बैलेंस था मेरा बहुत। मैं ये सीधा नहीं कह दे सकता कि ऑफ़लाइन बेस्ट है या ऑनलाइन क्योंकि अगर सिर्फ़ ऑफ़लाइन ही होता तो बहुत मुश्किल हो जाता। जैसे कि अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ता है रात 11 बजे, तो उसे आप नहीं सीख सकते तभी। आप ना अपनी फैकल्टी को कॉल कर सकते हैं ना कुछ, तब यूट्यूब आपको मदद कर सकता है। लेकिन अगर आप थोड़ा लेज़ी पर्सन हो मतलब रज़ाई से उठा नहीं जाता, तब ऑफ़लाइन बहुत ज़्यादा काम आता है कि अगर पैसे दे रहे हो तो जाना पड़ेगा। वीकेंड हो या कभी भी हो। और नॉन टेक्निकल आपने कहाँ से किया? नॉन टेक के लिए मैं ज़्यादातर मैराथन देख लेता था। मतलब इतना मतलब 10-12 घंटे का हिस्ट्री तो मुझसे नहीं हो पाएगा फुल कोर्स से। तो अगर 3-4 घंटे का किसी फैकल्टी अच्छा लग रहा है यूट्यूब में तो उनसे मैराथन देख लिया और नॉन टेक में जो है ना आपको बहुत इंटरेस्ट चाहिए होता है एसएससी में मार्क्स लाने के लिए। मतलब आपको नॉन टेक सिर्फ़ एक माने बोझ समझ के नहीं पढ़ना है। आपको नॉन टेक पढ़ना है कि आपको अच्छा लगता है ऐसे तरीके से कि हिस्ट्री में जब आप पढ़ रहे हो तब आपको फ़ील आना चाहिए थोड़ा बहुत हिस्ट्री का। ऐसे नहीं कि बहुत टाइम दे रहे हो, कम टाइम में भी हो सकता है। जैसे कि अगर वैदिक कल्चर पढ़ रहे हो, एंशिएंट पढ़ रहे हो तो कैसे-कैसे सिविलाइज़ेशन का क्या मेंटालिटी का चेंज हुआ, मास मेंटालिटी ह्यूमन का कैसे चेंज हुआ। जो हमारे इंडिक कल्चर का था तभी। और फिर जब एक से बढ़कर एक बाहर के लोग आए, आक्रांता आए, फिर कैसा हुआ? ऐसे-ऐसे करके मतलब सारी चीज़ों को आपको रिलेट करके पढ़ना है नॉन टेक में। मतलब बस ये बेसिक से और एंड तक जाना है। हाँ सर, हाँ सर। हाँ, हाँ। बेसिक से एंड तक जाना है हमको। तो आपको कोई जो स्पेसिफिक बुक लगी हो, जो बहुत अच्छी लगी हो, उसमें से कौन-कौन सी बुक्स हैं? अ, एक तो है जो हैंडबुक था मेरा सिविल बूस्टर हाँ, सिविल बूस्टर का हैंडबुक और एसएससी जेपीआईक्यू बाय मास्टर लर्नर्स और जो है लूसेंट का जो जनरल नॉलेज का बुक है वो भी बहुत अच्छा है। और खुद को तो बनाना ही पड़ता है मतलब थोड़ा बहुत, बहुत सारा खुद को बनाना पड़ता है नोट्स। और आपने कहा आपने शॉर्ट नोट्स टेस्ट सीरीज़ भी जॉइन की थी, तो आपने कौन-सी टेस्ट सीरीज़ ली थी? मैंने टेस्ट टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज़ लिया था। टेस्ट क्योंकि वो ऑडियंस ऑडियंस बहुत ज़्यादा है और अच्छा भी होता है उनका जो फुल लेंथ टेस्ट है बहुत ही अच्छा है उनका फुल लेंथ टेस्ट। और मेंस के लिए मैंने टीम एमसीक्यू का टेस्ट सीरीज़ लिया था 2022 में भी और 23 में भी। तो वो आपके लिए हेल्पफुल था। हाँ, हाँ, दोनों ही बहुत अच्छा है। और पीवाईक्यू का क्या रोल था आपके एग्ज़ाम में, आपके अकॉर्डिंग? अ, पीआईक्यू का रोल बहुत ज़्यादा नहीं था मतलब मेरा ऐसा था कि मैं पीआईक्यू सब मतलब 2-3 4 बार करते थे लेकिन मैं ऐसा नहीं किया पीआईक्यू मुश्किल से 2 बार ही कंप्लीट कर पाया उतना बड़ा बुक है पीआईक्यू का। लेकिन मैं पीआईक्यू से जो करता था कि अगर मुझसे कुछ नहीं बना तो उससे रेट करके मार्क कर लेता था, उसको कहीं लिख लेता था तो बुक को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया था मैं। क्योंकि बुक इतना मोटा है ना तो आपको बहुत ज़्यादा लोड लगेगा। अगर आप पहली बार जब पढ़ रहे हो तब आप बुक से पढ़ो ठीक है। फिर आप किसी जगह पे नोट कर सकते हो वो डेटा जो आपसे नहीं बना। मतलब वही आपको वीक पॉइंट हुआ ना जो आपको पहली बार आ गया, वो आपको 10वीं बार भी आ ही जाएगा। मतलब वो और भी आसानी से आ जाएगा। और जो मुझसे नहीं बनता था वो मैं लिख लेता था और आईएएस मास्टर का जो कोड मतलब जो मतलब एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ही बढ़िया है। तो वहाँ से मैं लिख लेता था अच्छा-अच्छा मतलब टेबल बना करके, वो बहुत मदद मिला उससे। और जैसे ये एसएससी ने अपना पैटर्न चेंज किया है 2023 में, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मतलब आपको क्या डिफरेंस लगा लास्ट आपने 2 बार दिया है ना इसका एग्ज़ाम, तो आपको हुँ। दोनों में क्या अंतर लगा? जो मेंस का जो रीसेंट पैटर्न है वो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि इसमें एमसीक्यू जब दिया जाता है किसी एग्ज़ाम में, वहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स का नॉलेज चेक किया जाता है कि आप पूरे सिविल इंजीनियर को कितना अच्छे तरीके से जानते हो। और जो पिछले वाले पैटर्न था वहाँ पे पीआईक्यू बेस्ड आता था पूरा, कि मतलब जो 2022 का क्वेश्चन था वो तो मतलब 3-4 साल का कुछ मिक्सचर बना के दे दिया हमको। और जो मतलब कॉपी चेक भी करता है जो फैकल्टी हाँ, वो तो बहुत एक्सपीरियंस्ड बहुत रिस्पेक्टेड फैकल्टीज़ है। लेकिन जब कॉपी चेक करता है सबका मूड या विचार हमेशा सेम नहीं रहेगा, तो आपको जो मार्क्स देगा, शायद आप उससे 5 मार्क्स ज़्यादा डिज़र्व करते हो या 5 मार्क्स कम ऐसा हो ही सकता है। तो इसके हिसाब से मतलब इक्वालिटी नहीं रहता था उस टाइम थोड़ा और
अभी जो होता है मतलब सीबीटी में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, आपको जो आता है आपसे वो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो कंप्यूटर कॉपी चेक करेगा आपका, उस हिसाब से मार्क्स मिलेगा। तो ये मतलब मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा है। तो आपको क्या लगता है कि अभी जो पैटर्न आ रहा है वो डायरेक्ट टारगेट टारगेट कर रहा है या फिर मतलब कॉन्सेप्चुअल बेस पे दे रहे हैं क्वेश्चन्स? अ, डायरेक्ट ही क्वेश्चन ज़्यादा था, मैंने जो मेंस दिया उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब 60% तो डायरेक्ट ही था, 40% शायद कुछ कॉन्सेप्चुअल था और अब जूनियर इंजीनियरिंग एग्ज़ाम में तो इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। ठीक-ठाक था, एकदम परफेक्ट लेवल था। तो मतलब कि आपका अगर लेवल डिसाइड करना पड़े तो आपको मतलब क्या लगता है कि टेक्निकल का लेवल ज़्यादा टफ था या फिर नॉन टेक का? मुझे नॉन-टेक का लगा लेकिन क्योंकि मुझे इसलिए नॉन-टेक का लगा कि मैं नॉन-टेक पढ़ता नहीं था ज़्यादा, तो इसलिए मुझे नॉन-टेक का लेवल ज़्यादा हार्ड लगा। लेकिन टेक्निकल का आसान ही था, नॉन-टेक का थोड़ा हार्ड लगा। शायद नॉन-टेक किसी को ईज़ी लगे जो बहुत ज़्यादा पढ़ता है क्योंकि मैं भी जब क्वेश्चन को घर में आके देखा तब सोचा कि अगर थोड़ा बहुत पढ़ लेता तो नॉन-टेक में तो 30-35 शायद आ जाता। लेकिन ऐसी बात नहीं कि नॉन-टेक हार्ड आता है, अगर पढ़ोगे तो सब ईज़ी है आपके लिए। लेकिन मैंने क्योंकि नॉन-टेक कम पढ़ा था तो मेरे लिए थोड़ा टफ था नॉन-टेक। और रीज़निंग में आपके कैसे मार्क्स थे? रीज़निंग में मेरे 41 पॉइंट समथिंग 41 थे मेरे रीज़निंग में। मतलब अच्छे थे 50 में से 41 ठीक ही है। तो मतलब आपने अपनी स्पीड कैसे बढ़ाई? मतलब बहुत लोगों को ये इश्यू होता है ना कि रीज़निंग में मेरे मतलब ज़्यादा क्वेश्चन्स नहीं बनते हैं, स्पीड नहीं बन पाती है, तो मतलब आप उसके लिए क्या सजेस्ट करेंगे? आप टेस्ट सीरीज़ ज़्यादा दे दो, मतलब एग्ज़ाम से पहले 1-2 महीने पहले से आप बहुत-बहुत ज़्यादा फुल टेस्ट दो, उससे आपका स्पीड बन जाएगा। तो आपने जो 2 बार एग्ज़ाम दिया तो आपको ऐसा मतलब ऐसा कौन-सा टॉपिक या कौन-सा सब्जेक्ट ऐसा लगा कि एसएससी ज़्यादा टारगेट कर रहा है? नहीं, अभी बहुत डाइवर्सिफ़िकेशन हुआ है, मतलब बहुत सारी जगह से एसएससी पूछ रहा है क्वेश्चन, मतलब जब सॉइल, बीएमसी, एस्टीमेट इरिगेशन अ, हाइड्रोलॉजी, बहुत सारे मतलब जो जगह से पहले उतना नहीं पूछता था, उससे भी पूछने लगा है। तो इसलिए अभी अभी कहा नहीं जा सकता कि यहाँ से मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। आपको अगर 12 अगर आपका सब्जेक्ट्स है, तो 12 12 के 12 सब्जेक्ट्स को आपको सेम इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा। और करंट अफ़ेयर का मतलब जैसे करंट अफ़ेयर का लोग बोलते हैं कि स्पीडी कर लो या फिर हाँ, लास्ट ईयर का, मैंने स्पीड ही किया था। तो फिर मैंने मतलब स्पीड किया था और बहुत सारे मैराथन देख लिया करता था स्पार करंट अफ़ेयर्स का मंथली मैराथन मतलब एक ही मंथ का शायद 2 मैराथन भी देख लिया। तो ऐसे करते-करते क्या होता है कि अगर आप 10 जगह से कुछ चीज़ें पढ़ रहे हो, पहली बात तो ये है कि करंट अफ़ेयर्स बहुत ही बोरिंग चीज़ है। आप वहाँ मतलब स्पीडी लेकर पढ़ने बैठ गए तो आप रटना ही पड़ेगा, ऐसे नींद आ जाएगा आपको। तो अगर स्पीडी आप 1-2 बार पढ़ लो, शायद 2 बार आप स्पीडी रिवीज़न कर लो और 6 महीने का करंट अफ़ेयर्स का मैराथन 5-6 फैकल्टी से देख लो, स्टडी आईक्यू और बहुत सारे जगह से हो जाए अनअकैडमी, बायजूस कहीं से भी आप देख सकते हो, वो मतलब किसी का प्रमोटिंग नहीं कर रहा हूँ। ऐसे आप देख लो बहुत सारी जगह से, रेप्यूटेड जगह से, तो आपको हो जाएगा करंट अफेयर। करंट अफेयर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं आजकल देखा जाए तो। मतलब 2-3 साल पहले का करंट अफेयर्स भी पूछ रहा है वो आपको कैसे आ पाएगा? वो तो इतना तो याद रखना पॉसिबल नहीं है। आप 6 महीने का करंट अफेयर्स पे थोड़ा बहुत एक्यूरेसी लेके चल सकते हो। उससे अगर आपको 5 भी करंट अफेयर्स आता है, तो उससे अगर 3 आपको मिल गया मार्क्स, तो वो बहुत अच्छा है। तो आपके पेपर में कितने करंट अफ़ेयर के क्वेश्चन्स थे? मैक्स टू मैक्स 6 है, इससे ज़्यादा तो नहीं। मतलब 50 में से 6 ना? उसमें से 6 है। तो और बाकी मतलब कैसे डिवीज़न किया गया था? मतलब रीज़निंग के कितने थे और जीके, जीएस के कितने थे? अभी तो मेरा एग्ज़ैक्ट मार्क्स याद नहीं, लेकिन जीके जीएस में मेरा 25 के आस-पास था, रीज़निंग में मेरा 41 के आस-पास 41 ही था और जो टेक्निकल था वहाँ पे 64, 63 ऐसे कुछ था। तो मतलब अगर जैसे अभी बहुत लोग नए मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं और कुछ लोग हैं जो 3-4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप उन लोग को क्या सजेस्ट करेंगे? मतलब कौन-सी स्ट्रैटेजी जो आपने फ़ॉलो की और उनको हेल्पफुल हो, ऐसा कुछ? पहली बात तो ये है कि आप पीआईक्यू को देना शुरू कर दो एज़ ए टेस्ट सीरीज़, टेक्स्ट बुक से ही। इससे क्या आपको मदद मिलेगा कि आपको यकीन पड़ जाएगा कि आप कितने पानी पे हो। मतलब हम जब प्रिपरेशन लेते हैं तब हमको पता नहीं चलता है और हम ये सोच रहे थे कि एक दिन आएगा जब हम मुझको सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, फिर हम टेस्ट सीरीज़ देंगे, फिर हम बैठेंगे। वो दिन कभी नहीं आएगा, मतलब 3 क्या 30 साल में भी वो दिन नहीं आएगा। आपको करेज बढ़ाना है अपने आप का। करेज लेके आपको बैठ जाना है कि मुझे 5 मिलेगा 200 में मैं राज़ी हूँ। मतलब आप कुछ खोने को बैठने ही नहीं रहे हो। फ्री का टेस्ट है आप दे दो बैठ के। आप बैठ के टेस्ट दोगे, आपको कम मार्क्स मिलेगा, जो आपसे नहीं आता है वो आपको अगली बार आने लगेगा। ऐसे करते-करते आप जितने देते जाओगे आपको मदद मिलता जाएगा और ह्यूमन ब्रेन में जो न्यूरोप्लास्टिसिटी नाम का चीज़ है, तो उससे आपका न्यूरॉन डेवलप ही होगा समय के साथ-साथ। तो आप मतलब जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए वो फ़ायदेमंद होगा। तो जैसे आपने कहा आपको बीआरओ मिला और आप दूसरे इंटरव्यू भी आपका कुछ किसी एग्ज़ाम का पेंडिंग है, तो मतलब आप क्या सजेस्ट करेंगे? अगर आपको कोई डिपार्टमेंट मिल गया, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि दूसरी बार उनको ट्राई करना चाहिए रैंक इम्प्रूव के लिए या फिर वो जॉइन कर लेना चाहिए? पहली बात तो जॉइन कर लेना है वो तो मतलब अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपको जो मिलता है वो जॉइन कर लीजिए। अगर आपके पास ऑप्शन है, फिर भी आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप ये मतलब ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव फ्रॉम डिफरेंट पीपल। नहीं मतलब मेरा क्वेश्चन था कि जैसे किसी ने अभी जॉइन किया और ड्रॉप आउट नहीं है और उसको हाँ, बीआरओ मिल गया पर मतलब जैसे सीपीडब्ल्यूडी में लोग ज़्यादा जाना चाहते हैं। हाँ, तो हाँ। मतलब आप क्या सजेस्ट करेंगे कि वो 1 साल ड्रॉप आउट करे मतलब रिस्क ले या ना ले? नहीं रिस्क ना लें, आप जॉइन कर लें और जॉइन करके आप पढ़ते रहिए। और फिर दोबारा अगर मिल जाए तो फिर छोड़ने का? फिर छोड़ने का। लेकिन मुझे सीपीडब्ल्यूडी का बहुत ज़्यादा मतलब फ़ैसिनेशन नहीं है क्योंकि अगर मुझे घर से बाहर ही रहना है, तो मुझे कहीं भी रख दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और बीआरओ का एटमॉस्फियर तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है पहाड़ियों में। मुझे यहाँ के मतलब ज़्यादातर मुझे लोग पसंद नहीं है आस-पास का, तो दूर पहाड़ी में अकेले रहूँगा वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है। तो
मेरे लिए तो वो प्रेफ़रेंस ही होगा, सीपीडब्ल्यूडी से भी ज़्यादा। मेट्रो सिटी मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। और मतलब कि जैसे अभी हम लोग एसएससी को टारगेट कर रहे हैं, तो एसएससी में ऐसी कौन-कौन सी मतलब टॉपिक्स हैं जो मतलब अगर स्टूडेंट मतलब उसको अगर साइड में भी करके चले तो अच्छा स्कोर कर सकता है टेक्निकल पे या नॉन टेक्निकल पे? टेक्निकल पे? क्योंकि मतलब एसएससी के लिए जब टेक्निकली इम्पोर्टेंट चल रहा है तो टेक्निकली अ, कौन-सा टॉपिक्स वो मुझे बोलने से भी अच्छा होगा अगर स्टूडेंट खुद विचार करे वो चीज़ मतलब आप पीआईक्यू को उठा लो और एक-एक सब्जेक्ट में मुश्किल से 7-8 टॉपिक्स होता है एक सब्जेक्ट में। आप वो टॉपिक्स को अलग से बाहर निकालो, निकाल के एक बार पीआईक्यू देख लो कि कौन-सा क्वेश्चन ज़्यादा आता है। जैसे कि मैं अगर फ्लूइड की बात करूँ, फ्लूइड नहीं, फ्लूइड, सॉइल ऐसे सब्जेक्ट्स का प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सॉम पर भी। तो ऐसे-ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, मार्क्स भी ज़्यादा आता है। पहले तो आप इसको किसी कागज़ पे लिख लो मतलब मुझसे तो अभी इतना मतलब 12 सब्जेक्ट्स है, अगर मैं 3-3 चैप्टर के भी नाम लूँ, तो 36 चैप्टर्स का नाम तो मुझे याद भी नहीं है अभी फ्लुएंटली स्पीकिंग। तो आप एक काम करो, आप खुद एक कागज़ लेके बैठ जाओ और एसएससी में जो-जो सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, जो-जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, वो लिख लो आप। फिर आप प्रिपरेशन शुरू कर दो और जो अनइम्पोर्टेंट है, उसका मज़ा ये है कि उसमें बहुत कम चीज़ होता है। अगर वो अनइम्पोर्टेंट चीज़ का आप 1-2 चीज़ भी पढ़ के जाओगे, तो शायद वो भी आ जाए एग्ज़ाम में, फिर तो मतलब जैकपॉट। एक लास्ट क्वेश्चन, जैसे लोग बोलते हैं कि सिलेक्शन लेना है तो तुमको 10 घंटे, 12 घंटे बैठना ही पड़ेगा, तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब आप 10 घंटे, 12 घंटे बैठते थे? नहीं, मेरा शायद हफ्ते में भी 10-12 घंटे नहीं होता था कभी-कभार। मतलब मैं हो गया तो कंसिस्टेंसी पे ज़्यादा बिलीव करता था मैं मतलब 10-12 घंटे से ज़्यादा। मतलब मेरा ऐसा मेंटालिटी होता था कि अगर कोई टॉपिक को मैंने चुना कि आज मुझे डैम्स पढ़ना है, तो मैं डैम्स का पूरा एकदम सर्जरी कर दूँगा बैठ के। डैम्स पढ़ूँगा, डैम्स के कोई लेक्चर देख के और फिर एक्चुअल जो टेक्स्ट बुक होता है, वहाँ से डैम का एक-एक लाइन पढ़ूँगा, पढ़ के मतलब डैम को एकदम खत्म ही कर देना है उस दिन। और फिर एक छोटा-सा मतलब नोट्स बना लेना है अपना, बहुत सारे नोट्स को एकत्रित करके फिर जो मिल गया मुझे वो है मतलब पूरा डैम्स का जूस। तो अगर मैं वो जूस भी 1 दिन बाद 5 मिनट में पी लूँ, तो मेरा डैम्स पूरा हो जाएगा। तो इसमें स्मार्ट वर्क की ज़्यादा ज़रूरत है। 10-12 घंटे तो मुझसे हो नहीं पाया मतलब इतनी दिन की प्रिपरेशन में एक भी दिन ऐसा नहीं है कि जिस जिस दिन में मेरा 8 घंटे भी हो। 4-5-6 मतलब लेकिन रेगुलर रहता था मैं, 4-5-6 रेगुलरली। मतलब आप कहना चाहते हैं कि अगर एसएससी पे फ़ोकस कर रहे हैं और 6 घंटा हम लोग दे रहे हैं मतलब कंसिस्टेंसी और अपने स्मार्ट वर्क के साथ, तो वो सफिशिएंट रहेगा। सफिशिएंट रहेगा। लेकिन वो कुछ-कुछ लोगों के लिए होता है 10-12 घंटा, मेरे कुछ दोस्त थे जो भी 10-12 घंटा पढ़ते थे। तो ऐसे नहीं कि मतलब सबके लिए वो डिफरेंट है। कोई ऐसा भी हो सकता है जो कि 1-2 घंटा पढ़ के निकल ले। मेरे लिए वो 5-6 घंटा मतलब 5 टू 6 आवर्स मेरे लिए एकदम ऑप्टिमम आवर्स था डेली। थैंक यू सो मच सुरजीत फॉर गाइडिंग अस। थैंक यू गाइस अगर आपको कोई क्वेरीज़ हो इनसे तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम चैनल पे अपनी क्वेरीज़ शेयर कर सकते हैं और ये आपको उसमें गाइड कर देंगे। थैंक यू सो मच।